नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें रणथंभौर के चौहान और दिल्ली सल्तनत ये हमें पढ़ना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो शुरुआत के शासक हैं हमीर से पहले के, उन सब के बारे में आपको समझा दिया था। तो अब हम कुछ चीजें इसमें और देख लेते हैं। स्थापना जो है वो कब होती है? यहाँ के चौहानों के, रणथंभौर के चौहानों की 1194 ईस्वी में। किसके द्वारा? गोविंदराज के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ये क्या था? पुत्र था। गोविंदराज के बाद में कौन बनते हैं? वालन देव, या इसी का ही नाम मैंने आपको बताया था काल्हण देव। कल्हण देव या काल्हण देव, ये वही व्यक्ति है। फिर बनता है प्रहलादन, फिर है वीर नारायण, और वीर नारायण के बाद में मैंने आपको बता दिया यहां बनेगा वाघभट। वाघभट के बाद में जयसीमा, और जयसीमा के बाद में है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो है वो यहाँ का अंतिम शासक है, लास्ट है। तो ये कुछ एक, और आपसे देखिएगा वो सीक्वेंस पूछता है, क्रम क्रम पूछता है आपसे। तो ये नाम आपको ध्यान में रहना जरूरी है। गोविंदराज पहला हो गया, जैसे ध्यान रख लीजिएगा। वालन दूसरा, प्रहलादन तीसरा है, चौथा वीरनारायण, पांचवा वाघभट, जयसीमा छठा, और हमीरदेव चौहान सातवां। ये सात नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो लास्ट वाले तो आप ये को याद रह ही जाएंगे कि हमीर, हमीर से पहले इसका पिता था जयसीमा, ये वैसे याद रह जाएंगे। शुरुआती स्थापन करता है गोविंदराज। अब बचे बीच वाले चार, वालहण, प्रहलादन, वीर नारायण और वाघभट। तो 4-5 बार रिपीट करेंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। वीर नारायण इल्तुतमिश ने धोखे से दिल्ली बुलाकर मरवा दिया। मैंने जो भी आपको चीजें समझाई थी वीडियो में, लास्ट क्लास में, तो जब आप इन नोट्स को लिखें उसके बाद उस वीडियो को वापस सुने। पहले उस वीडियो को सुनना है, मैंने आपको लिखने का प्रोसेस बता रखा है। पहले वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है, फिर बाद में जब मैं नोट्स अपलोड करूं पीडीएफ, या तो उस दिन अपलोड होगी या नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप उस पीडीएफ को नोट डाउन करना है, जो ये पीडीएफ आपके सामने होगी। और उसके बाद वापस उस पहले वाले वीडियो को देखना है, और उस वीडियो में कोई भी नई चीज आपको मिलती है तो उसको इन नोट्स के साथ में ऐड करो। यह आपका होमवर्क है। वाघभट्ट बाद में पुनः अधिकार करता है, और यह बलबन से भी इसका कई बार युद्ध होता है। इसके बाद में जयसीमा, जयत्र सिंह या जय सिंह जो है ये गद्दी पर बैठता है, और इसके बाद में बनेगा हमीरदेव चौहान। तो अब आगे जो है वो हम हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। हमीरदेव चौहान कब बैठता है गद्दी पर? 1282 से 1301 तक। तो ये सन जो है ये आपके ध्यान में होना चाहिए। और अब हालांकि कुछ हमीर के बारे में और भी कुछ चीजें हैं, वो आपके वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखी जाए तो उतनी कोई महत्वपूर्ण वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे तो आपकी रुचि के हिसाब से वैसे ठीक आपको पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगेगा। देखिए, हमीर जब गद्दी पर बैठता है तो ये जैसे हमीर है, तो हमीर की आयु कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसा कि इतिहासकार लिखते हैं कि इसकी जो जन्म होता है हमीर का वो 1272 के आसपास होता है, और 1282 में ये गद्दी पर बैठ गया। तो यानी कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 10 साल की आयु में गद्दी पर बैठ जाता है हमीरदेव चौहान। इसके दो बड़े भाई थे, लेकिन उनके अंदर वो योग्यता जय सीमा को नजर नहीं आई। और किस में योग्यता नजर आती है? अपने तीसरे पुत्र हमीरदेव चौहान में। और हमीर के लिए कहते हैं कि ये इतना शक्तिशाली था कि उस 10 वर्ष की आयु में भी इतना बलवान था कि जो हाथी का सिर है वो तलवार से एक ही वार में काट देता था। एक ही वार में ऊंट के एक मुक्के का प्रहार करता तो ऊंट पी पी करता हुआ नीचे गिर जाता। एक 10 साल के बच्चे के अंदर इतनी ताकत कि वो ऊंट के एक मुक्के की मारे तो ऊंट नीचे गिर जाता था जमीन पे। इतनी इसकी फोर्स थी, इतनी पावर थी इसमें, इतनी ताकत थी इसके शरीर में। हाथी का सर एक तलवार के वार से काट देता था। तो इसलिए इसके पिता को इसमें योग्यता नजर आई कि मेरा बेटा बहुत बलवान है, और यही जो है दिल्ली सल्तनत का सही तरीके से सामना कर सकता है। तो 16 दिसंबर 1282 को हमीर देव जो है रणथंभौर की गद्दी पर बैठ जाता है। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे, जिसमें से 16 में उसे सफलता प्राप्त होती है, और एक अंतिम
युद्ध जो होता है अलाउद्दीन के साथ, उसमें यह पराजित होता है। तो कई आपके लिए फैक्ट हैं, कई महत्वपूर्ण हैं। हमीर जो है वो अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अपने हट के लिए प्रसिद्ध कौन था? हट माने जिद, यानी एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तुम अपने आप की भी नहीं सुनता। तो इसके लिए एक दोहा भी है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। कि जो सिंह है वो एक बार ही संतान को जन्म देता है, सच्चे लोग बात को एक बार ही कहते हैं, केला भी एक बार ही फलता है, स्त्री को भी एक बार ही तेल और उपटन लगाया जाता है, यानी उसका विवाह एक बार ही होता है। और ऐसे ही हमीर की हट है कि एक बार हमीर ने जो जिद पकड़ ली उस पर वो दोबारा विचार नहीं करता। और ये चीज उस संदर्भ में है जब आगे अलाउद्दीन का एक खास व्यक्ति होता है, मंगोल सेना नायक होता है मोहम्मद शाह, वो जब भाग करके इसके पास शरण लेता है तो तब अलाउद्दीन इसको कहता है कि ये मुझे वापस लौटा दे, लेकिन हमीर उसको वापस नहीं लौटाता। तो हालांकि अगर वो नहीं भी आता तो क्या अलाउद्दीन आक्रमण नहीं करता क्या? अगर ये शरण नहीं देता उसको तो भी आक्रमण करता, थोड़ी देर हो जाती, थोड़ा समय और निकलता, लेकिन अलाउद्दीन आक्रमण करता जरूर। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो जयसीमा का ये तीसरा पुत्र था। हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करता है। यह देखिए इसकी प्रारंभिक विजय है। मैं आपको बताता हूं कि जब हमीर गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद में, चूंकि हमीर एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, तो गद्दी पर बैठने के बाद में हमीर ने क्या किया, यह राजस्थान का मैप है, यह है रणथंबोर। तो हमीर जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद में हमीर ने सबसे पहले क्या किया कि मैं जो है वो कौन सी नीति अपनाऊं? दिग्विजय की नीति, यानी मेरे आसपास के जो भी साम्राज्य हैं मैं उनको पराजित करूं। हालांकि यह देखिएगा जो नीति है, इतिहासकार इस नीति की कोई तारीफ नहीं करते। इतिहासकार यही कहते हैं कि यह केवल एक मन की संतुष्टि आप कह सकते हो हमीर देव की, और इससे ज्यादा इस नीति से हमीर को कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक आसपास के क्षेत्रों में यह जरूर हो गया था कि हमीर एक वीर शासक है, इसने सबको पराजित कर दिया, लेकिन इस नीति से दूरगामी अगर हम लाभ देखें तो हमीर को ऐसा दूरगामी कोई भी लाभ नहीं होता है। इसके उलट यह हुआ कि इसने आसपास के जब इनको पराजित किया, जैसे ये थे मेवाड़ वाले, मैंने आपको बताया था कि यहां का शासक जो होता है समर सिंह, उसको भी हमीर देव जो है वो कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए विवश करता है। तो आसपास के और भी क्षेत्रों में जैसे जो भी राजपुताना वाले शासक थे, कई नाम आते हैं, भीमसर है, चित्तौड़ है, ये मालवा वाले हैं, आबू है, काठियावाड़ है, पुष्कर है, चंबा है, चंपा, यहां वाला क्षेत्र है, इस तरफ वाला इधर के क्षेत्र हैं। तो आसपास के कई क्षेत्र हैं जिनको यह पराजित करेगा, लेकिन इसके दूरगामी अगर आप परिणाम देखोगे तो हमीर को इससे कोई लाभ नहीं होता है। और दिल्ली सल्तनत की क्या हालत है, अब अगर मैं आपको दिल्ली की बताऊं तो दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया था बलबन होता है, पहले नासिरुद्दीन महमूद बताया था, कब से कब तक? 1246 से 1266 तक। और 66 में बलबन गद्दी पर बैठेगा और यह भी 20 साल ही रहेगा, 1286 तक। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमीर ने अपने अभियान वगैरह ये शुरू किए थे, ये बलबन की मृत्यु के बाद में किए, क्योंकि हमीर खुद गद्दी पर बैठा था 1282 में, बलबन की मृत्यु होगी 86 में, और बलबन की मृत्यु के बाद में अब दिल्ली सल्तनत जो है वो खुद ही एक कैसी सत्ता हो चुकी है, एक कमजोर सत्ता, और आंतरिक संघर्षों में जो है वो चल रही है, आंतरिक संघर्षों में उलझी हुई है। 1290 के अंदर यहां खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी दिल्ली में, और पहला जो सुल्तान बनेगा खिलजी वंश का वो होगा जलालुद्दीन खिलजी, जो कि कब से कब तक रहेगा? 1290 से लेकर के 1296 तक। और बाद में बनेगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो है ये 1296 में बैठेगा और 96 से लेकर के 1316 तक रहेगा, और 1320 में खिलजी सत्ता ही समाप्त होगी पूरी तरीके से, जो खिलजी वंश था वो ही समाप्त हो गया। तो 30 साल खिलजी वंश रहता है, और जब यह हमीर देव चौहान या आसपास के राज्यों को विजित करेगा तो यह वो समय है
1286 के बाद का और लगभग 1291 1290 91 से पहले का। तो ये जो बीच वाला समय है 4-5 साल का, इस समय हमीरदेव चौहान को दिल्ली सल्तनत से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत खुद अपने आप में उलझी हुई है, बलबन की मृत्यु हो चुकी है। तो ये भीमरस, ये कई स्थान आते हैं आसपास के जहां ये पराजित करेगा। तो ये आसपास के थे राज्य, कोई बहुत विशालकाय राज्यों में नहीं आते थे। और तो ये सबसे पहला जो है ये भीमरस के शासक अर्जुन है उसको पराजित करता है। फिर कहते हैं किसी ने जो मांडलकुटा, मांडलकुटा से मतलब आज जिसको आप मांडलगढ़ वगैरह समझते हो, तो क्या उसको पराजित किया इसने। तो आसपास के आप पहला ध्यान में रख लेना कि सबसे पहले जो दिग्विजय नीति है उसमें भीमरस के अर्जुन को पराजित करता है। उसके बाद ये आसपास के कई राज्यों को पराजित करेगा और इस तरह घूम फिरते 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 यूं इधर चलते चलते ये एमपी की तरफ से यूं कई स्थानों को पराजित करते करते घूम फिर के वापस कहां आ जाता है, रणथंबोर आ जाता है। और फिर ये जो एक यज्ञ करता है कोटियजन्य यज्ञ, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हमीर ने कौन सा यज्ञ किया था, तो कोटियजन्य यज्ञ किया था। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था तो वैसे ही ये एक यज्ञ है कोटियजन्य यज्ञ। तो ये कुछ एक इतने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो ये आप ध्यान में रख लेना। तो देखिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। हमीरदेव चौहान कितनी कम आयु का, आप खुद देखिएगा कि 1282 में जब ये गद्दी पर बैठता है इसकी आयु है 10 साल और 1292 तक ये हो जाएगा 20 साल का। तो 20 साल की आयु तक, यानी ये लगभग कब शुरू हुआ था, 1286 से, यानी 14-15 साल की आयु से लेकर के और लगभग 20 साल की आयु तक ये इन सब राज्यों को पराजित कर चुका था जो आसपास के राज्य थे। तो एक 14-15 साल का क्या होता है, एक बच्चा होता है, भले ही उसमें कितनी ही ताकत हो, लेकिन जो समझ और एक दूरदर्शिता होती है वो उस आयु के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। तो हमीर ने जोश जोश में इन सबको हरा तो दिया, लेकिन दूरगामी दृष्टि से हमीर को इस चीज का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। और 1301 में हमीर की मृत्यु हो जाएगी। तो हमीर की आयु कितने साल रही, 29 साल जिया हमीर, जो हमीर की आयु थी। तो इसलिए अब आगे हम जो है कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, फिर आगे वापस आएंगे यहां पे। तो भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करता है। धार राजा, ये एमपी की तरफ है, भोज परमार और चित्तौड़ के समर सिंह को भी पराजित करता है। तो कई राज्य हैं आसपास के, उनको कईयों को पराजित करेगा। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए और 16 में वो विजयी रहा। यह भी पूछा गया है कितने युद्ध किए थे और कितने जीता। इसने कोटियजन्य यज्ञ किया था, जिसका पुरोहित कौन था, विश्व रूपम। कौन होता है पुरोहित, जो यज्ञ को संचालित करवाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, अब मैंने आपको ऊपर की कहानी समझा दी सारी, कि 1290 के अंदर जो है वो गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। 1290 में गुलाम वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1206 से लेकर के 1290 तक। अब 1290 के अंदर कौन सा वंश है, खिलजी वंश। कब तक रहेगा, 1320 तक, यानी 30 साल खिलजी वंश रहा। तो जब जलालुद्दीन गद्दी पर बैठता है तो वो यहां पर 2 बार आक्रमण करेगा रणथंबोर पर। कितनी बार, 2 बार। कितनी ही बार, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया कि कितनी बार आक्रमण किया था, 2 बार। और कितनी ही किताबों में ये गलत लिखा होता है, कहीं 3 बार लिखा होता है, कहीं 1 बार लिखा होता है। 2 बार आक्रमण किया था। कब कब किया, पहली बार किया 1291 में और दूसरी बार किया 1292 में। हुआ क्या, दोनों ही बार आक्रमण क्या रहा, विफल रहा। अब आपकी ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये इसने आक्रमण क्यों किया, जलालुद्दीन ने, जो ये है जलालुद्दीन खिलजी, ये है रणथंबोर। यहां है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर जो सुल्तान है वो है जलालुद्दीन। कब से कब तक रहेगा, 1290 से लेकर के 1296 तक। और इधर रणथंबोर पे कौन है, हमीर देव चौहान। कब से कब, 1282 से 1301 तक।
अब जलालुद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करेगा क्यों? कोई तो इसका कारण होगा। सबसे पहला कारण क्या है? हमीर ने टैक्स देने से साफ मना कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि रणथंबोर रियासत की स्थापना ही इस चीज के साथ हुई थी कि जो भी इस रियासत पर बैठेगा, जो भी यहां का शासक होगा, वो हमेशा टैक्स पहुंचाएगा। किसको? दिल्ली सल्तनत को। चाहे उस पर किसी का भी शासन हो, चाहे कोई भी सुल्तान बैठे, यहां से आप हमेशा दिल्ली वालों को क्या दोगे? टैक्स दोगे। तो इसने टैक्स वैक्स देने से साफ मना कर दिया था हमीर ने। कोई टैक्स नहीं है। मैंने दिग्विजय नीति जीतने इतनों को मैं पराजित करने के बाद में, और तुम कहोगे दे टैक्स, आए बड़े टैक्स लेने वाले, कोई टैक्स नहीं मिलेगा। और दिल्ली वालों की अधीनता मानने से भी इनकार कर दिया था। कोई अधीनता नहीं है, मैं बिल्कुल एक स्वतंत्र शासक हूं। और इसके अलावा कई कारण आते हैं कि भाई जो दिल्ली के सुल्तान हैं वो एक बढ़ती हुई सत्ता को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इनको अगर आगे लूटमार करना है, इधर ये गुजरात है, सोमनाथ जाना है इनको लूटने के लिए, इधर ये मालवा है धन धान्य से परिपूर्ण, गुजरात धन धान्य से परिपूर्ण। तो अगर आपको इधर जाना है तो आपके रणथंबोर तो बीच में आएगा। और रणथंबोर वाला अब वो भी हमीर जैसा शासक है, वो इनको आने देगा यहां से अपने राज्य में से। और पहले इन्होंने रणथंबोर को, जो दिल्ली के सुल्तान थे, ये रणथंबोर को एक चौकी की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब एक स्टॉप की तरह इस्तेमाल करते थे कि कभी भी इनकी सेना जब यहां से निकलती थी तो रणथंबोर में आराम करने के लिए बीच में रुक जाती थी। सारा राशन पानी, खर्चा पानी, वो सब रणथंबोर के शासक ही उठाते थे। तो हमीर ने कह दिया, आए बड़े यहां बीच में रुकने वाले, तुम आके तो देखो मेरे राज्य की सीमाओं में। तो जब बिल्कुल एकदम इस तरह से हो गया तो अब ये जलालुद्दीन क्या करेगा? यहां पर आक्रमण करेगा। अब देखिए, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी जिसको कहा जाता है वो है जाइन दुर्ग। ये जैसे मान लीजिए ये रणथंबोर का दुर्ग है। इस दुर्ग में अगर प्रवेश करना है तो यहां पहले एक दुर्ग पड़ता है जाइन दुर्ग, छोटा दुर्ग है। तो अगर आपको रणथंबोर को जीतना है तो पहले आपको किसका जीतना पड़ेगा? इस जाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो ये जलालुद्दीन खिलजी आता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जाइन दुर्ग को इस रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी क्या होती है? चाबी। तो रणथंबोर को जीतना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा? जाइन दुर्ग को। और जलालुद्दीन जब 1291 में पहली बार आक्रमण करता है तो ये इस जाइन दुर्ग को जीतने में कामयाब भी हो जाता है। आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने लूटमार भी बचाई। तो हमीर जो है वो अपने एक सेनापति को भेजता है जिसका नाम है गुरदास सैनी। जब यह जलालुद्दीन आक्रमण करेगा तो 1291 में मार्च के आसपास करता है, मार्च का महीना होता है। जाइन को इन्होंने विजित भी कर लिया, जीत भी लिया, लेकिन उससे आगे ये नहीं बढ़ पाए, रणथंबोर को नहीं जीत पाए। घेरा डाले बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। बारिश का महीना आ गया, बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इस जलालुद्दीन के जो सैनिक हैं वो क्या होने लगे? बीमार होने लगे। तो अब इसके दिक्कत होगी कि यार अब और आगे फिर दिल्ली असुरक्षित है, मंगोलों के आक्रमण तो हो ही रहे थे दिल्ली पर। तो जलालुद्दीन यहां से यह कह करके चला जाता है कि ऐसे 10 किलों की तुलना में, यानी रणथंबोर जैसे 10 किलो की तुलना में मुसलमान का एक बाल मेरे लिए कहीं अधिक कीमती है। ऐसा कह करके वो यहां से वापस चला गया। फिर कहते हैं कि 1292 के अंदर जो है वो जलालुद्दीन वापस जीतने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अपने इस आक्रमण में कामयाब नहीं होता। तो अब 2 बार असफल हो गया। असफल होने के बाद में वापस चला गया और 1296 के अंदर जो है वो इसकी मृत्यु हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी की। इसको मारने वाला कौन है? इसी जलालुद्दीन का भतीजा और इसका दामाद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो है वो इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, यानी जलालुद्दीन ने अपनी बेटी का विवाह भी किया था अलाउद्दीन के साथ। तो अलाउद्दीन धोखे से अपने चाचा को मार देता है। वो एक मूवी आई थी ना, उस मूवी में आपने देखा भी होगा, ये वो एक सीन होता है जब इसको जलालुद्दीन को बुलाता है, वो चाल ही ऐसी चलता है। जलालुद्दीन में देखिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं था। अगर आप मध्यकालीन इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जलालुद्दीन कोई तेज तरार या महत्वाकांक्षी शासकों में नहीं था। ये ठीक है, बैठ गया अपना आराम से, और थोड़ा बाहु किस्म का इंसान था ये। अलाउद्दीन बहुत तेज तरार व्यक्ति था, ये बहुत महत्वाकांक्षी।
तो ये धोखे से जलालुद्दीन को अपने पास बुलाता है। 1294 में जब दक्षिण भारत में देवगिरी को इस अलाउद्दीन ने विजिट किया, तो देवगिरी से धन लूटने के बाद अलाउद्दीन जो है वो धन लेकर के नहीं जाता इसके पास और इसे बुलवाता है और वहां फिर जो है जलालुद्दीन को मार देता है। तो अब जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठ जाता है, तो गद्दी पर बैठने के बाद में अलाउद्दीन, आप जानते हैं कि कितना महत्वाकांक्षी शासक था, और इसी महत्वाकांक्षा के अंदर अब कि जो अलाउद्दीन है वो रणथंभौर पर आक्रमण अब क्यों करेगा। भाई पहले तो मैंने आपको बता दिया जलालुद्दीन का, अलाउद्दीन के यहां आक्रमण करने के क्या कारण है। तो दो तीन कारण तो वही होंगे पहले वाले, कि जैसे एक तो सुल्तान को कर नहीं देना, ये टैक्स देने से इसने साफ मना कर दिया था कि कोई टैक्स नहीं है, कोई कर नहीं है। दूसरा, अलाउद्दीन खुद एक महत्वाकांक्षी शासक है और विस्तारवादी नीति अपनाता था, ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य है उस पर मेरा शासन हो। तीसरा कारण, रणथंभौर को ये मुस्लिम चौकी के रूप में प्रयोग करते थे, जो यहां के दिल्ली के सुल्तान थे। ये हमीर ने बिल्कुल मना कर दिया, कोई तुम्हारे लिए चौकी नहीं है, यहां कोई तुम्हारी आवभगत नहीं होगी। और इससे पहले जलालुद्दीन 2 बार असफल हो चुका था। अगर वैसे देखें तो जलालुद्दीन 2 बार असफल हुआ था, लेकिन वैसे देखा जाए तो खिलजी वंश का ही एक सुल्तान 2 बार असफल हुआ था, क्योंकि जलालुद्दीन था तो इसी वंश का, खिलजी वंश का। भले ही अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मारा हो, लेकिन था तो इसी खिलजी वंश का। तो खिलजियों को अब तक सफलता नहीं मिली थी रणथंभौर को विजित करने में। तो जलालुद्दीन के मरने के बाद तो ये तो था जलालुद्दीन 2 बार असफल हो गया, तो वो हार भी थी कि भाई इनको जो है वो सफलता नहीं मिली थी रणथंभौर को जीतने में। इसके अलावा अब एक महत्वपूर्ण कारण कई हो जाते हैं, उसमें एक आता है, चलिए पहले थोड़ा सा कहानी आपको और बताता हूं इसमें। दरअसल क्या होता है कि 1298 के आसपास जो मंगोल मुसलमान थे, दरअसल पहले यहां जैसे मंगोलों के लगातार आक्रमण होते रहते थे, तो उसमें से कुछ मुसलमान जो है मंगोल मुसलमान, वो दिल्ली में ही बस गए थे और उन्होंने यहां पर मंगोलपुरी बसा रखी दिल्ली में। आज भी मंगोलपुरी है दिल्ली में। तो जब वो दिल्ली में बस जाते हैं, इन्हीं की अनुमति से, जो अलाउद्दीन खिलजी इसकी अनुमति से यहां बस जाते हैं, तो उन मंगोल मुसलमानों का एक नेता था मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है। तो अब होता क्या है कि जब जलालुद्दीन तो गया, अब तो अलाउद्दीन आ चुका है। अलाउद्दीन के 2 महत्वपूर्ण सेनापति होते हैं, उलूग खान और नुसरत खान। तो अब जो इसके सेनापति थे उलूग खान और नुसरत खान, तो ये कई इधर उधर जो भी अभियान होते थे अलाउद्दीन इनको ही भेजता था। तो एक बार की बात है कि 1298 के आसपास गुजरात के सोमनाथ को लूटने के लिए इन्होंने भेज रखा था इनको। उसके साथ ये जो मंगोल मुसलमान नेता था, कौन, मोहम्मद शाह है, और इसके भाई थे जैसे बारक, केहबू, कामरूर, मुख्य मोहम्मद शाह था। तो अब यहां जब ये वापस लौटते हैं तो लूट के धन को लेकर के इनमें आपस में विवाद हो जाता है। लूट के धन को उस समय कहा जाता था खुमस। तो इनमें लूट के धन को लेकर के जो आपस में विवाद हो गया, तो चूंकि अब अलाउद्दीन का मुख्य सेनापति उलू खान रहे वो, तो और कुछ और भी इनमें झगड़ा हो गया था। इसने, जो मोहम्मद शाह है, इसने अलाउद्दीन के कुछ और सैनिकों को मार गिराया था। भले ये इनकी सेना में था, जो ये अलाउद्दीन था, इसने, चूंकि ये कुछ मंगोल मुसलमान यहीं रुक गए थे दिल्ली, और अलाउद्दीन ने इनको अपनी सेना में भी भर्ती कर लिया था। तो इनको नवीन मुसलमान कहते थे इन मंगोलों को, जो यहां दिल्ली में बस गए थे। तो अलाउद्दीन ने देखा कि ठीक है ये वीर है और नीति में सक्षम है, तो चलो अपनी सेना में भर्ती कर लेता हूं। लेकिन यहां इनमें लूट के धन को लेकर के विवाद हुआ और यहां से मोहम्मद शाह जो है वो अपनी जान बचा करके भागता है, क्योंकि उलू खान और इन्होंने वापस इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये यहां से भाग गया। अब जब ये यहां से भाग जाता है तो जाएगा कहां, इसी रणथंभौर के हमीर देव चौहान के पास में जाकर के शरण ले लेता है। अब सीधी सी बात है, अलाउद्दीन उसको यही बोलेगा कि भाई हमीर, मेरा एक भागा हुआ जो है व्यक्ति तुम्हारे पास में शरण लेने आया है और मेरे कई सैनिकों को मार गिराया और लूट का धन भी साथ में ले गया, वो मुझे वापस चाहिए।
अब हमीर को इसीलिए कहा गया है हठी, यानी जिद का धनी। तो हमीर जो है वो साफ मना कर देगा कि मैं मेरे शरणागत को वापस नहीं लौटाऊंगा। एक कारण तो बहुत बड़ा यह था जब इसके अलाउद्दीन के आक्रमण होना शुरू होंगे। एक कारण इतिहासकार और बताते हैं कि इस अलाउद्दीन की एक बेगम थी, मराठा बेगम, और जिसका नाम जो है वो कई जगह लिखा मिलता है चिमना। जैसे हमीर हट है, उसमें इसका नाम जो है मराठा बेगम का मिलता है चिमना। तो ऐसा कहते हैं कि इस चिमना बेगम का और इस मोहम्मद शाह का जो है कुछ प्यार व्यार था, और दोनों में आपस में प्रेम प्रसंग था। और वो प्रेम प्रसंग इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस मोहम्मद शाह ने इस अलाउद्दीन को रास्ते से हटाने तक की प्लानिंग कर ली। अब चूंकि अलाउद्दीन वो शासक था जो जासूस पर भी जासूस लगाता था, यानी जासूस के लिए भी जासूस लगाता था ये। तो जब इसको पता चला, अलाउद्दीन को ये पता चल गया कि ये भाई तुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अलाउद्दीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अलाउद्दीन ने इसको बोला चिमना को, चिमना ओ चिमना, ये क्या किया तूने? तो चिमना तो उसने कहा साहब क्या करें, प्यार तो प्यार है। तो कहा तुमने मारने तक का सोच लिया मुझे? तो अलाउद्दीन ने जब मोहम्मद शाह को मारने की वापस कोशिश की तो मोहम्मद शाह जो अपनी जान बचा करके रणथंबोर आ जाता है। तो अलग अलग हमें विवरण मिलता है। कई जगह यह मिलता है कि लूट के धन को लेकर के इनमें आपस में ही इसकी सेना में विवाद हो गया था। मोहम्मद शाह अपनी जान बचा के भागता है और रणथंबोर आ जाता है। दूसरा एक यह कारण बताया जाता है चिमना वाला। तो ये इनके कारण जो भी हो, यह बात 100% सत्य है कि मोहम्मद शाह शरण लेने के लिए आता है रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान के पास में। हमीरदेव चौहान ने इसको शरण दे दी। उसने वापस लौटाने के लिए कहा तो इसने लौटाने से मना कर दिया। तो अब सीधी सी बात है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका आक्रमण निश्चित रूप से होगा। कई इतिहासकार यह कहते हैं कि अगर यह शरण नहीं देता मोहम्मद शाह को तो क्या रणथंबोर पर आक्रमण नहीं होता अलाउद्दीन का? तो दूसरे इतिहासकार यह कहते हैं कि जब आक्रमण तो होता, कुछ समय के लिए विलंब हो जाता, लेकिन आक्रमण होता जरूर। इतनी महत्वपूर्ण जगह, और हमीरदेव चौहान वैसे ही अलाउद्दीन को कुछ मानता नहीं था। कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई अधीनता नहीं, और ऊपर से अलाउद्दीन को मालवा और गुजरात अगर जाना है तो इसको यहां राजपुताना के इन्हीं रास्तों में से होकर के निकलना पड़ेगा। और बीच में कौन से शासक थे? राजपूत शासक, हिंदू धर्म के शासक, देवताओं को मानने वाले, शिवजी को और विष्णु को और इनको मानने वाले। और ये अलाउद्दीन ये इन्हीं के मंदिर को लूटने के लिए जा रहे हैं। सोमनाथ शिवजी का इतना फेमस मंदिर, उसको लूटने के लिए जा रहा है। मूर्तियों को क्या करते थे? ये तोड़ते थे। तो ये आक्रमण तो होना था। मोहम्मद शाह एक बहाना मिल गया सीधा का सीधा अलाउद्दीन को कि भाई या तो मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं आक्रमण करूंगा। तो हमीरदेव चौहान ने भी कह दिया कि भैया तू कुछ भी कर ले, मैं तो तेरे को वापस इसको नहीं लौटाऊंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इसके बाद में देखिएगा, यहां है अलाउद्दीन और यह है रणथंबोर, यह है हमीरदेव चौहान। तो अब कई कहते हैं कि 1299 1300 के आसपास। अब ये जो समय है लगभग 1299 का अंतिम समय या 13 का शुरुआती समय हो सकता है, जो भी है, इस समय लगभग 1300 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन जो है वो रणथंबोर पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। ये यहां आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजता है, और इसकी सेना जो है वो रणथंबोर के आसपास के जो भी लोग थे, खेत वगैरह थे, उनको नष्ट करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। और उस समय हमीर जो है वो कहते हैं कि कोई ये मौन व्रत कर रहा था उसमें, और ये यज्ञ वगैरह इसके जो है वो चलते ही रहते थे। देखिए इतिहासकार हमीर के जो माइनस पॉइंट बताते हैं उसमें एक माइनस पॉइंट ये भी बताते हैं कि हमीरदेव चौहान ने जो भी धन लूटा
उसको सैनिक सेना पर खर्च करने की बजाय, अपनी सेना मजबूत करने की बजाय, ये यज्ञों पर और दान दक्षिणा पर इसने बहुत ध्यान दिया। यज्ञ बहुत करवाए इसने। यज्ञ करवाएगा तो कितने बड़े बड़े दूर दूर से लोगों को बुलाएगा, तो ये यज्ञों पर बहुत ज्यादा खर्चा करता था, इसलिए अपनी सेना को ये उतना मजबूत कभी नहीं बना पाया। इतिहासकार जब कमियां निकालते हैं तब ये कई पॉइंट रखते हैं। और उस समय जब अलाउद्दीन की सेना का आक्रमण होगा, ये मौन व्रत कर रहा था, उस समय मौन व्रत में था, यज्ञ वगैरह चल रहे थे, मौन व्रत में था। तो इसने आक्रमण का, ये जो नदी है बनास नदी, इसके आसपास के क्षेत्रों की तरफ यहां पे बताते हैं ये कि बनास नदी तक पहुंच गए इसके सैनिक, आसपास के क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया। तब हमीर ने अपने दो वीर सेनानायक भेजता है, एक तो है भीम सिंह और दूसरा है धर्म सिंह। अब इन दोनों ने बहुत मजबूती से इसकी सेना का सामना किया और इनकी टुकड़ियों को यहां से भगा दिया। अब जब ये वापस यहां लौट रहे थे, इधर जैसे मान लीजिए मैं यहां बना रहा हूं रणथंबोर, और यहां जैसे इनकी सैनिक टुकड़ियां थी, ये जीत गए। अब जब ये वापस लौट रहे थे तो आगे आगे तो लौट रहा था धर्म सिंह, और पीछे पीछे धीरे धीरे गति से लौट रहा था भीम सिंह, और दोनों मंद मंद गति से आ रहे थे। इनकी सेना को लूट लूट कर इनको भगा दिया यहां से। अब इनकी टुकड़ियां अलग अलग चल रही थी, धर्म सिंह की टुकड़ी आगे थी, भीम सिंह की टुकड़ी पीछे चल रही थी। तो उस समय अलाउद्दीन की कई और भी कोई थी टुकड़ियां छोटी छोटी, वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। एक टुकड़ी रास्ते में, कोई अलप खां के नेतृत्व में एक टुकड़ी होती है, और वो इस भीम सिंह पर हमला कर देती है। अब ये धर्म सिंह आगे चल रहा था, इसको पता नहीं था, और वो जो हमला होता है उस हमले में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। धर्म सिंह वापस लौट गया, ये तो आ ही गया था। इसको जब पता चला कि वो भीम सिंह तो आया ही नहीं, आया कैसे नहीं, अरे रास्ते में कोई मुसलमानों की टुकड़ी थी, उसने हमला कर दिया, वो मारा गया उसमें भीम सिंह। हमीर इस बात से बहुत नाराज होता है, और हमीर उस भीम सिंह की हत्या के लिए दोषी किसको मानता है? इस धर्म सिंह को। और कुछ ये भी कहते हैं, अब अलग अलग बातें हैं, कि इस धर्म सिंह ने ही षड्यंत्र के तहत इसको मरवा दिया था। जो भी बात हो, धर्म सिंह वापस आ जाता है, और हमीर इस बात से बहुत नाराज होता है कि तेरी वजह से वो मारा गया, तू आगे आया ही क्यों, उसको लेके आता साथ में। तो धर्म सिंह ने सोचा मैं तो आगे आ गया हूंगा तो आप बड़े क्या होंगे, खुश होंगे, शाबाशी देंगे। तो हमीर कहता है अच्छा मैं ही दूंगा तेरे को शाबाशी, तेरी वजह से भीम सिंह जैसा वीर सेनानायक मारा गया। हमीर देव चौहान इस धर्म सिंह को अंधा करवा देता है, और अंधा तो करवाया जो करवाया, इसका जो पद था उसके पद से भी इसको हटा दिया। और इसको हटाने के बाद में इस धर्म सिंह का भाई था भोज, उस भोज को उसकी गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन भोज से राज्य संभला नहीं, अर्थव्यवस्था संभली नहीं, अर्थव्यवस्था दिनों दिन राज्य की कमजोर होती जा रही थी। तो हमीर क्या करता है, पुनः इस धर्म सिंह को वापस बिठा देता है, इसका पद इसको वापस दे देता है। अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को अंधा करवा दिया हो, जिसकी दो आंखें छीन ली हो, और उसको वापस उसकी अगर उसका स्थान दे भी देंगे, तो क्या उसके व्यक्ति के मन में छल और द्वेष की भावना आएगी? नहीं कभी। उसके मन में तो द्वेष रहेगा ही कि तेरी वजह से मैं अंधा हुआ, तो तेरे से तो मैं बदला लूंगा। कुछ कहते हैं कि धर्म सिंह ने हमीर को मना लिया था इस चीज के लिए कि भाई मुझे वापस आप बना दो, मैं अर्थव्यवस्था सही कर दूंगा, और हमीर इसको वापस बना देता है, इसकी जो सीट थी वो इसको वापस दे देता है। यहां इतिहासकार हमीर की माइनस पॉइंट ये बताते हैं, हमीर की जब कमियां बताते हैं तो ये कहते हैं कि हमीर जो है वो व्यक्ति पारखी नहीं था, ये इंसानों का पारखी नहीं था, इसको पहचान नहीं थी कि कौन इसके लिए वफादार निकल सकता है और कौन इसके लिए गद्दार निकलेगा, क्योंकि यहां गद्दार बहुत निकलेंगे। तो धर्म सिंह वापस बैठ तो गया, लेकिन बैठने के बाद में धर्म सिंह ने ऐसी ऐसी नीतियां लागू की कि जो जनता है वो त्राही त्राही करने लगी, दुनिया भर के टैक्स लगा दिए जनता पे। एक प्रकार से धनी व्यापारी जो थे एक तरह से लूटना शुरू कर दिया, इस तरह से आप समझ लीजिए। अब नाम किसका खराब हो रहा है? हमीर देव चौहान का। जनता नाराज थी हमीर से, और हमीर को इस चीज का एहसास ही नहीं था कि जनता तेरे से कितनी नाराज चल रही है। धर्म सिंह अपनी नीतियां इस तरह की बनाता गया कि जनता बेचारी परेशान हो रही है, दुनिया भर के उस पर क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए, व्यापारी, साहूकार,
एक तरह से यह समझ लीजिए कि इनको लूटना सा शुरू कर दिया। छवि किसकी खराब हो रही है? हमीर की। और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा जब कि अलाउद्दीन का जब आक्रमण होता है, जो फाइनल आक्रमण है, तो यहां की जनता यह खुद चाहती थी कि हमीर हार जाए। मतलब कैसी विडंबना है कि जनता इस टैक्स से और कई चीजों से इतनी परेशान हो गई थी कि जनता तक ये खुद चाहने लगी थी कि अच्छा है सामने वाला जीत जाए और हमारे वाला हार जाए। तो यहां तक यह स्थिति जो हो गई थी। और अब इधर जिस भोज को इसने हटाया, भाई धर्म सिंह के भाई को इसने बना दिया था बीच में मंत्री मंत्री, और वापस धर्म सिंह को बना दिया। तो जब भोज को हटाया तो भोज नाराज हो गया। भोज अपने एक और भाई पृथ्वी सिंह को लेकर के किसके पास चला गया? अलाउद्दीन के पास चला गया। और सारे राज, पूरे किले के राज किसको बता दिए? अलाउद्दीन को बता दिए। तो हिंदुस्तान में गद्दारों की कभी कमी नहीं रही है, कभी कमी नहीं थी। एक हमीर देव चौहान जैसा इतना मजबूत शासक है, इसको किसने मारा? इसको अलाउद्दीन ने नहीं मारा, इसको इसके गद्दारों ने मारा। यहां ये गद्दार निकल गया भोज, इसका भाई सबसे पहले गद्दार तो यही निकले दोनों, भोज और पृथ्वी सिंह। ये दोनों अलाउद्दीन के पास चले गए। और हमीर की जितनी भी खामियां थी, जितनी कमियां थी, किले में कितनी सेना है, कितना पानी, कितना क्या है, कितना अन्न है, हर चीज बता दी। किले के भेद सारे बता दिए, इतने द्वार है, यहां से निकल सकते हो, हर चीज के बारे में जानकारी दे दी। और जब किले के राज ही सारे बता दिए, तो उस राजा की आधी हार तो वही निश्चित हो जाती है जब ऑलरेडी सबको पता है कि अलाउद्दीन के पास में कितनी बड़ी सेना है। तो यहां ये जो घटनाक्रम होता है, अब अलाउद्दीन को इन्होंने उकसाया भोजनेर कि साहब आप आक्रमण करो, इस पे आक्रमण करो, आक्रमण करो। तो यहां जो है ये वापस बाद में अलाउद्दीन की सेना इन पर आक्रमण करेगी, हमीर देव चौहान पर। क्योंकि इसको अर्थव्यवस्था के बारे में पता चल गया था कि हमीर की हालत सही नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा आक्रमण करता है अलाउद्दीन, इसमें अलाउद्दीन को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये जो अपनी सेना भेजता है, और कोई इनको ज्यादा कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसमें हमीर देव चौहान, या जैसे इसका जो वो था मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह है, वो भी सामना करता है इनके अलाउद्दीन की सेना के खिलाफ, सहयोग करता है हमीर का पूरा। और इसकी सेना जो है अलाउद्दीन की, वो यहां से भाग जाती है। तो कुछ यहां तक कहते हैं कि मुस्लिम सैनिक अपने साथ जो है अपनी लुगाइयां भी लाए थे, स्त्रियां भी लाए थे, उनको छोड़ के भागे ये। तो फिर जो उनको किस काम में लगाया गया? इनका जो हमीर का एक सेनानायक था रतिपाल, ये बाद में निकलेंगे गद्दार, अभी तो गद्दार नहीं हुए, लेकिन अभी आगे होंगे रणमल और रतिपाल। तो रतिपाल ने उन स्त्रियों को पड़ोस के गांव में मठा बेचने के लिए विवश किया। मठा क्या होता है? जो लस्सी वगैरह दही घोट के बनाया जाता है, उसको मठा कहते हैं। तो वो बेचने के लिए इनको विवश करता है। तो इससे इनकी धाक जम गई चारों तरफ। जब देखा कि उन मुसलमानों की स्त्रियों को मठा बेचने के काम में लगा दिया, लो मठा बेचो तुम। तो चारों तरफ हमीर देव चौहान की जो धाक है वो जमती है कि साहब इतना मजबूत है। और ये मोहम्मद शाह जो होता है, ये उस भोज की जागीर पर भी हमला कर देता है। तो अब ये जो हार मिलती है, भाई इनकी अब तक हार ही हो रही है। आप एक चीज को देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था रणथंभौर पे, 1291 और 1292। अलाउद्दीन आता है, ये लगभग 1300 के आसपास कहते हैं आक्रमण किया इसने। फिर उसी टाइम में हो सकता है 1300 में इसने दूसरा आक्रमण किया होगा, भाई दोबारा भी सेना भेजी थी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो लगभग बड़ा बड़ा 4 बार तो आक्रमण हो चुका है, और चारों बार ही इनको असफलता का सामना करना पड़ा है। तो अलाउद्दीन बहुत भयंकर भड़क गया, यार ये क्या बात होती है, मैं अलाउद्दीन हूं और बेटे मुझे ही हरा रहे हैं। अब अलाउद्दीन ने देख लिया कि ये जो छोटे मोटे तू अभियान भेज रहा है, इनसे रणथंभौर का हमीर हारने वाला नहीं है। अब ये पूरी विशाल सेना भेजेगा सर, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। ये उल्लुग खान और नुसरत खान, इन दोनों को भेजता है। और उल्लुग खान तो था ये अलाउद्दीन का ही कोई भाई वगैरह वैसे था, कुछ लगता था रिश्ते में। उल्लुग खान और नुसरत खान को भेजा कि जाओ हमीर का सामना करो। और ये जब ये हमला करते हैं तो इन्होंने झाइन दुर्ग को जीत लिया।
जहांगीर दुर्ग को ये लोग जीत लेते हैं। अब आगे क्या है, ये घेरा डाल के बैठ गए रणथंभौर पे, और हमीर के सामने कुछ शर्तें रखी उलूग खान ने। वो शर्तें क्या थी, वो शर्तें आप कोई ध्यान में रखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, फिर भी रखो तो रख लेना। मुख्य रूप से दो शर्तें थी, अलग अलग इतिहासकार बताते हैं, जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो तो ये बताते हैं कि दो शर्त ये थी कि हमीर अपनी बेटी का विवाह किससे कर दे, अलाउद्दीन के साथ कर दे। और दूसरी शर्त क्या थी कि जो मोहम्मद शाह है तुम्हारे पास, जो जिसको तुमने शरण दे रखी है, और इसका भाई जो है, उनको हमारे हवाले कर दे, या फिर उनको मौत के घाट उतार दे, मार दे उनको। तो ये कुछ शर्तें रखी। हमीर महाकाव्य कुछ और शर्त बताता है। वो कहता है कि इन्होंने ये कहा कि हमीर देव जो है वो सुल्तान को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 300 हाथी और 4 घोड़े दे दे। गोपीनाथ शर्मा जी राजस्थान की इतिहास जो इनकी पुस्तक है, उसमें कहते हैं कि उसने 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं की मांग की कि 4 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दे इसको। भाई ले दे के बाद ये इस तरह की जो है अलग अलग शर्तें इसके सामने रखी गई। तो हमीर ने वापस क्या जवाब दिया था, क्या कहता है हमीर कि मैं युद्ध में सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर अपनी तलवार से उतने ही घाव करने के लिए उद्यत हूं, बेताब हूं, जितनी मोहरें उसने मांगी है, उतने टुकड़े करूंगा उसके शरीर के, अलाउद्दीन के शरीर के। तो अलाउद्दीन को बड़ा बुरा लगा रहा है, यार ये तो मान ही नहीं रहा बेटा, ऐसे ऐसे बोल रहा है मुझे। फिर इन्होंने आगे और प्रयास किया झाइंग दुर्ग से आगे बढ़ने का, और इसी प्रयासों में नुसरत खान मारा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा सेनानायक इसका मारा गया था रणथंभौर अभियान के दौरान, तो ये नुसरत खान यहां पर मारा जाता है। तो नुसरत खान की मृत्यु हो गई। जब अलाउद्दीन के पास ये सूचना पहुंची कि आपका नुसरत खान तो गया, तो अब अलाउद्दीन इस अभियान की गंभीरता को समझता है, और वो समझ गया कि अब उलूग खान से भी पार नहीं पड़ेगी, और सेना का मनोबल भी जो है वो भी गिर रहा था, हौसला डाउन हो रहा था अलाउद्दीन की सेना का। अब अलाउद्दीन खुद आता है, और अलाउद्दीन ने आने के बाद क्या किया, यह क्लाइमैक्स होगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में समाप्त होगा। तो अलाउद्दीन ने क्या छल कपट षड्यंत्र क्या क्या रचे, इसके किस किस को अपनी तरफ मिलाया, क्या क्या हुआ, तो वो सब चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।